हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में क्या दिया गया है। तो देखिए, ये हमारे ईयर के तीनों पार्ट दिखाए गए हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले आउटर ईयर के बारे में बताया गया है कि आउटर ईयर देखिए, ये वाला ईयर एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। विजुअल पोर्शन ऑफ ईयर आउटर पोर्शन होता है जिसको पिन्ना हम बोलते हैं, इंक्लूडिंग ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल भी आउटर ईयर का हिस्सा है। और उसके बाद है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ये भी आउटर मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है। इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर साउंड वेव्स वाया वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से क्या होता है, जो वाइब्रेट करती है तो इससे ये साउंड वेव जो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आई, इसको ये ट्रांसफर करती है मिडिल ईयर में। और अब साउंड वेव मिडिल ईयर में पहुंच गई। फिर मिडिल ईयर के बारे में देखते हैं क्या बताया गया। तो मिडिल ईयर के बारे में बताया गया, एयर फील्ड स्पेस विथ 3 बोन्स कॉल्ड ऑसिकल्स। मिडिल ईयर में एयर फील्ड स्पेस होता है और इसमें 3 बोन्स होती हैं, उन्हें ऑसिकल ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। और वो 3 बोन्स हैं मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो मेलियस जो है ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की साइड में होती है, इनकस बीच में होती है और स्टेप्स जो होती है वो ओवल विंडो यानी वो इनर ईयर से टच होती है। और ऑसिकल कंडक्ट्स एंड एम्पलीफाइज साउंड फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू इनर ईयर। तो साउंड वेव जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पहुंची थी, इसको ये ऑसिकल जो है ये इनर ईयर तक पहुंचाती है और इनर ईयर तक इस वेव को पहुंचाने के साथ साथ इसको एम्पलीफाई भी करती हैं। तो एम्पलीफाई करना ये ईयर ऑसिकल्स का काम है। और इनर ईयर की हम बात करें तो इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर में आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको बोल रहे हैं स्नेल शेप्ड फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया प्रेजेंट। फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया प्रेजेंट होती है और कंटेन्स बेसिलर मेम्ब्रेन। कॉक्लिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन होती है डेट वाइब्रेट सेकेंडरी टू साउंड वेव। तो साउंड वेव से ही क्या होती है, वाइब्रेट होती है ये कॉक्लिया। और ये इस वाली इसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी उससे वाइब्रेट होती है और इसके वाइब्रेशन से क्या होता है, वाइब्रेशन ट्रांसड्यूट बाय स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स। फिर वाइब्रेशन जो होती है वो ट्रांसड्यूस होती है स्पेशलाइज्ड हेयर सेल। आप इसको देखिए, ये स्पेशलाइज्ड हेयर सेल है ये, तो इससे ट्रांसड्यूस होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ऑडिटरी नर्व सिग्नलिंग यहाँ से देखिए, ये रेड वाली हमने बना रखी है। नर्व सिग्नलिंग यहाँ से जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ फिर यहाँ से नर्व निकली और ये फिर ब्रेन स्टेम में जाती है और ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाती है, फिर हमें ये सुनाई देता है। तो इसका मैकेनिज्म, आवाज अगर हम देखें तो ट्रेवल कैसे करती है, देखिए वेव यहाँ पे ओवल विंडो से आएगी हमारे स्केला वेस्टिबुलाई में, फिर ये इसको हेलिकोट्रेमा बोलते हैं और हेलिकोट्रेमा से ये वेव हमारी चली आएगी स्केला टिम्पैनी में। फिर स्केला टिम्पैनी में फिर ये नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन होगा और इसकी वजह से ये हेयर सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड हेयर सेल ये मूव करेंगे और फिर यहाँ से साउंड वेव प्रोडक्शन होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा जो इस नर्व के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा और ऑडिटरी कॉर्टेक्स से हम इसको सुन पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज और बताई गई है, ईच फ्रीक्वेंसी लीड टू वाइब्रेशन एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन और इसको टोनोटोपी बोलते हैं। यानी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है इसमें यह बताया गया कि हम जो आदमियों की आवाज होती है उसको कैसे पहचानते हैं, औरतों की आवाज कैसे होती है उसको पहचानते हैं, वही बताया गया है। तो ये कहा गया कि हर फ्रीक्वेंसी की आवाज के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है बेसिलर मेम्ब्रेन पे और इसको टोनोट्रोपी टर्मिनोलॉजी के तौर पे बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है कि बेसिलर मेम्ब्रेन के जितने वो है हर जगह पे होगा, तो वो बेसिलर मेम्ब्रेन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जिम्मेदार होती है। फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब आएगी तभी वो वाइब्रेट करेगी, तभी वो वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और सुनाई देगा। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वाइब्रेशन कहाँ से आई है, किस किस हेयर सेल से आई है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये आवाज किस, और हम आवाज को पहचान लेते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी हेयर्ड एट एपेक्स नियर हेलिकोट्रेमा, वाइड एंड फ्लेक्सिबल। जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होगी, जैसे मैन के आवाज, किसी आदमी की आवाज होती है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, तो वो जो होती है वो एपेक्स पे सुनी जाती है हेलिकोट्रेमा के पास। तो देखिए ये एपेक्स है, ये हेलिकोट्रेमा है। तो यहाँ पे जो सेल होते हैं हेयर सेल वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। और फिर क्या हो, हाई फ्रीक्वेंसी हेयर बेस्ट एट बेस ऑफ कॉकलिया। कॉकलिया की जो बेस होती है यहाँ पे इस जगह पे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई पड़ती है। तो ये थिन एंड रिज होती है, तो यहाँ पे हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनते हैं। और उसके बाद एक चीज और अभी आगे हम बताएंगे कि जिस तरह से एज हमारी पास होती है, एज के ज्यादा होने की वजह से लाइक 50+ एज में ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है ये बेस साइड वाली ये हेयर सेल डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमें हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड बाद में जब जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है उसी तरह हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज सुनने की कैपेसिटी भी लॉस होती रहती है। अभी आगे हम देखते हैं इसको कैसे। और फिर ये देखिए यहाँ पे ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड ओटाइटिस मीडिया, ये 2 चीज दी गई है। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी और यहाँ से पैथोलॉजी बताई गई है हल्की सी। अब देखिए पैथोलॉजी में क्या है, ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इन्फ्लामेशन होगा और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू सुडोमोनास की वजह से ही ये अक्सर होता है।
होता है। एसोसिएटेड विद वाटर एक्सपोजर, पानी के पहुंचने की वजह से ये होता है, जैसे स्विमर्स के कान में ही होगा। और ईयर कैनाल ट्रामा ऑक्लूजन जैसे, और ईयर कैनाल के ट्रामा की वजह से ये सब होगा। फिर उसके बाद क्या बताया गया, प्रेजेंट विद ऑटल्जिया दैट वर्सनेस विद ईयर मैनिपुलेशन, प्लूराइटिस, हियरिंग लॉस, डिस्चार्ज। बताया गया कि फिर इसमें क्या क्या सिम्टम होंगे। तो प्रेजेंट ऑटल्जिया, कान में दर्द शुरू हो जाएगा, और कान में दर्द के साथ साथ कान में बहुत सारी परेशानी आने लगेंगी, जैसे पर्यूराइटिस। पर्यूराइटिस क्या है कि कान में जैसे खुजली टाइप का होने लगेगा और खुजली महसूस होगी, पर्यूराइटिस होगा। हियरिंग लॉस भी हो जाएगा, हो सकता है। और डिस्चार्ज यानी सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा हमारे ईयर से, ये चीज है। उसके बाद है मैलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये क्या है, इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉजिंग ऑस्टियोमाइलिटिस है। ऐसा ये बहुत बड़ा ये इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस होता है। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना मोस्टली सीन इन ओल्डर पेशेंट। तो ये एक तरह का ओटाइटिस एक्सटर्ना का ये कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस होता है। और ये मोस्टली ओल्डर पेशेंट में विद डायबिटीज, ओल्डर पेशेंट विद डायबिटीज, जिनको डायबिटीज होती है उनमें ये चीज देखने को मिलती है। और इसमें होता क्या है, प्रेजेंट विद सीवियर ओटल्जिया, बहुत ज्यादा कान में दर्द होगा, एंड ओटोरिया, और कान में बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा। और फिजिकल एग्जाम शोज ग्रेनुलेशन टिश्यू इन ईयर कैनाल। और जब हम इसको देखेंगे तो ईयर कैनाल में ग्रेनुलेशन टिश्यू हमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना है। और ओटाइटिस मीडिया की अगर हम बात करें तो ओटाइटिस मीडिया में देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर की मीडिया से हमें पता चला ये मिडिल ईयर का है। तो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा, और इसके मोस्ट कॉमन कॉज क्या होंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, एंड मोरेक्सिला कैटर हेलिस है। और इसमें होता क्या है, एसोसिएटेड विद स्टिचियन ट्यूब डिसफंक्शन, स्टिचियन ट्यूब डिसफंक्शन होगा, और जिसकी वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनाइजर्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, कॉलोनाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक तरह से इन्फेक्शन कॉज करेगा। और ये किस में देखा जाता है, यूजुअली सीन इन लेस देन 2 ईयर्स। ओटाइटिस एक्सटर्ना ये मोस्टली देखा जाता है ओल्डर पेशेंट विद डायबिटीज, लेकिन ओटाइटिस मीडिया जो होता है ये देखा जाता है 2 साल से छोटे बच्चों में। प्रेजेंट विद फीवर, इसमें फीवर भी होगा, ओटल्जिया भी होगा, कान में दर्द और हियरिंग लॉस भी होगा। और फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो इसमें देखिए बल्जिंग इरेथमेटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट में रप्चर, यानी अगर हम ईयर को देखेंगे, ईयर कैनाल में देखेंगे तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज होती हुई दिखाई देगी, और ये रप्चर भी हो सकती है ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में। और मेस्टोइडाइटिस, मेस्टोइडाइटिस के बारे में क्या बताया गया, देखिए ये क्या है, इन्फेक्शन ऑफ मेस्टाइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। इसमें क्या होता है, टेम्पोरल बोन का जो मेस्टाइड प्रोसेस है इसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है कान के कॉम्प्लिकेशन की वजह से। देखिए क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से ये चीज होती है ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ मिडिल ईयर कैविटी विद मस्टाइड एयर सेल्स, क्योंकि मिडिल ईयर की जो कैविटी होती है ये मस्टाइड एयर सेल के साथ मिली होती है, उसके साथ कंटिन्यू करती है। और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट विद पोस्ट ऑरिकुलर पेन, पोस्ट ऑरिकुलर पेन होगा, इसमें इरेथ्रमा फॉर्मेशन होगा, और स्वेलिंग होगी, और ब्रेन एब्सेस। ये देखिए इसमें ब्रेन एब्सेस भी हो सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2022 की बुक में इन्होंने ऐड किया, इससे पहले ये पॉइंट इस बुक में ऐड नहीं था। और उसके बाद फिर देखते हैं कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस। कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कैसे, देखिए डैमेज टू स्टीरियोसिलिएटेड सेल इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में स्टीरियोसिलिएटेड सेल जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और लॉस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग फर्स्ट, मैंने बताया कि आप यहाँ देखिए, मैं बताया था कि ये वाला पार्ट जो होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का, कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और धीरे धीरे ये डीजनरेट होता है। तो सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड ही यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो वही लॉस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग फर्स्ट। सडन एक्सट्रीमली लाउड नॉइज कैन प्रोड्यूस हियरिंग लॉस ड्यू टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब अचानक बहुत तेज आवाज आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। और प्रेसबाइक्यूसिस के बारे में क्या बताया गया है, तो ये एजिंग रिलेटेड है। प्रेसबाइक्यूसिस एजिंग रिलेटेड प्रोग्रेसिव बाइलेटरल सिमेट्रिकल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो इसमें जैसे जैसे एज हमारी इंक्रीज होती है उसी तरीके से हमारे दोनों तरफ के कान की, एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ के कान का सेंसरी प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाता है। और ऑफन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी में पहले होता है, अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हेयर सेल्स एट कॉक्लियर बेस, देखिए यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि। और उसके बाद क्या है, प्रिजर्व लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग एट एपेक्स, एपेक्स पे लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रिजर्व रहती है। तो ये हमारा आज के बारे में था। अब डायग्नोसिंग ऑफ हियरिंग लॉस, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में।